सुप्रभात। मैं सुनील कुमार टीजीटी यूएचएस बस 2 से आज आप लोगों के साथ दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो 9th क्लास का गणित का चौथा अध्याय है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आता है कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था, दूसरा चैप्टर पढ़ा था बहुपद पढ़ा था। तो बहुपद में इस तरह का भी आया था, वहां हम लोगों ने एक चर वाले बहुपद पढ़े थे। तो 2x + 10 एक कैसा बहुपद होगा, याद कीजिए। इस बहुपद के प्रकार को निर्धारित करने के लिए यह कैसा बहुपद होगा, रैखिक होगा, द्विघात होगा, त्रिघात होगा, यह कैसा होगा, इसको निर्धारित करने के लिए इसके घात के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। बात समझना है। रैखिक ये वर्ड जो है, रैखिक वर्ड का क्या मीनिंग है, इसको आपको समझना है। हमने द्विघात ये बहुपद में पढ़ा था, एक चर वाले बहुपद पढ़ा था, जहां की उसके घात के अनुसार हम किसी को रैखिक, किसी को द्विघात, किसी को त्रिघात ऐसे बोलते थे। तो ये अगर बहुपद के हिसाब से बात किया जाए तो ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है क्यों भाई, ये रैखिक बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें जो चर है, उसका अधिकतम घात 1 है, उसका अधिकतम घात 1 है, अतः यह रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगर हम इसी को इक्वल टू 0 कर दे, बराबर 0 कर दे, तो ये रैखिक समीकरण होगा, ये रैखिक समीकरण होगा। लेकिन कैसा समीकरण होगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, क्योंकि चर तो यहां एक है। चर क्या हो गया? x y, जिससे हम डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू बदलता रहता है, फिक्स नहीं रहता है। अचर हो गया ऐसा नंबर, ऐसा चीज जो फिक्स है, जैसे 2 4 5 जितना भी नंबर्स है वो अचर हो गया। और जनरली हम लोग चर के लिए x y और z को यूज करते हैं। तो ये हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। पहले ये क्या था? एक चर वाला रैखिक बहुपद था। जैसे ही इक्वल लिखे तो ये हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व किया हमने तो इसका एक वैल्यू आया 2x लिखा। ये जब इधर आएगा तो साइन चेंज करेगा, इधर पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव होगा, इधर धनात्मक था तो इधर आकर के ऋणात्मक होगा। अब क्या करना है, यहाँ x के साथ जो था 2 मल्टीप्लाइड था, गुना था, तो इधर आकर के डिवाइड हो गया भाई। तो डिवाइड होने के बाद हम सॉल्व किए तो -5 आया। मतलब इसका जो मूल है वो मूल क्या आया हमारा? इसका मूल आया -5 आया मूल। ठीक है, तो इस मूल को जो है हम संख्या रेखा पे इजी वे से दर्शा सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मूल हो गया। लेकिन अब बात आता है, यहां पहले क्या हुआ? मूल 1 है, -5 है, मतलब लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण फिर एक बार बात कर रहे हैं हम लोग, याद कीजिए। रैखिक बहुपद उसे कहा जाता था जिसका घात 1 था। और चूंकि यहां एक ही चर है तो इसको एक चर वाला बहुपद कहा जाएगा। दूसरा बात, अगर इसमें 0 लगा दिए या दायां पक्ष और बायां पक्ष ऐड हो गया तो ये समीकरण बन गया। तो बस चेंजिंग क्या होगा, ये क्या कहा जाएगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण।
जब इसको मैंने सॉल्व किया तो इसका मूल -5 आया, जिसको संख्या रेखा पे दिखा दिया गया, जो कि यूनिक है, अद्वितीय है, अद्वितीय है। इसका एक से अधिक सॉल्यूशन नहीं होगा, वो भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय सॉल्यूशन होगा। तो क्या ऐसा दो चर वाला रैखिक समीकरण में होगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण, यहां जैसे एक चर था, एक चर और आ जाएगा, x है, अगर y आ जाएगा तो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। तो क्या ऐसा दो चर वाले रैखिक समीकरण में भी होगा? उसका अद्वितीय हल होगा? आइए हम आगे देखते हैं। इसको जानने से पहले हम लोग आते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ये डिफिनेशन इसका क्या कहता है भाई? इसका डिफिनेशन कहता है उस समीकरण को जिसे ax by plus c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके, ऐसा समीकरण जिसको इसके रूप में लिखा जा सके, ठीक है। उस समीकरण को जिसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या से भी आप पहले ही परिचित हो चुके हैं। वास्तविक संख्या से आप वास्तविक संख्या के बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े हैं, प्रथम अध्याय में ही आप लोगों ने पढ़ा है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर के वास्तविक संख्या का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है? ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए तथा बी दोनों शून्य नहीं है। कोई एक हो जाए तो चलेगा, दोनों शून्य नहीं होना चाहिए। कोई एक हो जाए तो चलेगा, दोनों शून्य नहीं है। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है ऐसा समीकरण जो इस फॉर्म में हो और इसका तीनों ये जो है गुणांक a b और ये मतलब अचर, ये तीनों वास्तविक संख्या हो, तथा एक शर्त और क्या कह रहा है भाई? आगे क्या कह रहा है? a तथा b दोनों शून्य नहीं हो, ये और ये दोनों शून्य नहीं हो, एक आध हो जाए तो चलेगा। अब एक एग्जांपल ले लें, 5x - 3y + 20। क्या यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है? इसको अगर इससे कंपेयर किया जाए भाई, इससे हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ a का वैल्यू क्या हो रहा है हमारा? -5 हो रहा है, b का वैल्यू क्या हो रहा है? 3 हो रहा है और c का वैल्यू 20 हो रहा है। इसी तरह एक और इक्वेशन देख लें, 5x = 7y। क्या यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण है कि नहीं? तो इस बात को ध्यान में रखने के लिए इसको अगर हम इस फॉर्म में लाना चाहें, 5x - 7y + 0 कर दिया जाए और = 0 कर दे, 5x - 7y + 0 = 0 कर दे, तो उसके बाद हम अब वहां उससे कंपेयर करें तो यहां हम क्या पाते हैं? a के जगह पे 5 है, b के जगह पे -7 है और c के जगह पे 0 है, ठीक है। अब बात आता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण जो हैं उनको क्या हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदल सकते हैं? तो जी हाँ, हम बदल सकते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण में। ये कैसे? जैसे मान लिया जाए कोई एक चर वाला रैखिक समीकरण है 3x + 5 = 0। इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x
अपने तरफ से y लिख दीजिए, अब y तो है नहीं, कैसे लिखिए? तो सिंपल सा बात है कि इसको यहाँ 0 से गुना कर देते हैं, प्लस 5 इक्वल टू 0। ये जस्ट इसके फॉर्म में आ गया, ये इसके फॉर्म में आ गया। यहां क्या है कि a इक्वल टू 3 हो गया है, b इक्वल टू 0 हो गया है और c इक्वल टू 5 हो गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा जो पाठ्य पुस्तक है, एनसीईआरटी का पाठ्य पुस्तक है, उसमें कुछ क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन को धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कैसे क्या है। देखिए, ये गणित हो गया कक्षा 9 के लिए, ये पाठ्य पुस्तक है आपके जो कोर्स में चलता है, और इसमें प्रश्नावली 4.1 का एक क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करें, धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। बस ये जो कॉन्सेप्ट था इसका, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। आगे कुछ क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। जैसे प्रश्नावली 4.1 का, जब आप इस हमारे सेशन को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उस समय कोशिश करें कि एनसीईआरटी की किताबें आपके सामने हो, और ये ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए समझने में। बिल्कुल आपको कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है। प्रश्नावली 4.1 कह रहा है एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है। तो कह रहा है इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो माना कलम का मूल्य कितना है भाई? x रुपया है, x रुपये से। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कहा गया? कलम नोटबुक का मूल्य जो है कलम के मूल्य का 2 गुना है। तो इसके अनुसार से पहले तो ये लिख लिया जाए, कलम का मूल्य x मान लिया जाए और नोटबुक का क्या मान लिया जाए? नोटबुक का मूल्य हमने y माना। तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा? शॉर्ट में प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो गया प्रश्नानुसार, आप प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। y इक्वल टू क्या हो गया? y इक्वल टू 2x। यही ना बोला था, कलम का मूल्य नोटबुक के मूल्य का, नोटबुक का मूल्य कलम के मूल्य का 2 गुना है। तो इसको हम फिर कैसे लिखेंगे? लाइए इसके फॉर्म में, 2x माइनस y माइनस 0 इज इक्वल टू 0। क्या ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में है? जी हाँ है। यहाँ क्या है? a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू -1 हो गया और c इक्वल टू 0 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। हर एक प्रश्नावली से 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बता दिया जाएगा। रिमेनिंग क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। हर एक प्रश्नावली का, एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है, तो हर एक तरह का क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाएगा ताकि आप अच्छा से प्रैक्टिस कर सके इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे कुछ और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? प्रश्नावली 1 प्रैक्टिस के लिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन करने के लिए ई बुक
को आपको सॉल्व करना ही चाहिए। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके फॉर्म में भाई? ax + by + c के रूप में व्यक्त करने का रहा है रैखिक समीकरण को, और प्रत्येक स्थिति में abc का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में abc का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लें, क्वेश्चन नंबर 1 ले लें, ये हो गया क्वेश्चन 2 का 1 नंबर। क्या कह रहा है? 2x + 3y = 9.35 इस पे बार दिया हुआ है, रिपीटिंग है। याद कीजिए इस तरह का आप पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो इसके अनुसार से क्या कह रहा है? रैखिक समीकरण को ax + by + c के फॉर्म में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको इसके फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इसको हम ऐसे लिख दें -9.35। अब ये इसके फॉर्म में हो गया, अब ये इसके फॉर्म में हो गया। अब ये इसके फॉर्म में हो गया तो यहां क्या होगा? यहां a = क्या हो गया? 2 है, b = क्या है? 3 है, और c = क्या हो गया? 9.35 -9.35 है। फिर बात -9.35 5 के ऊपर में बात है, मतलब वो रिपीटिंग है, 5 रिपीट होता रहेगा, 5 5 5 5 5। ठीक है। अब इसका एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, x - y / 5 - 10 = 0। तो इसको किसी तरह से लिखा जा सकता है, या तो एलसीएम ले लीजिए या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं, कहीं कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हम एलसीएम ले लें अगर, तो ये क्या हो जाएगा? 5x - y - 50। 5 अगर एलसीएम ले लिया हमने तो 5 ये 1 से डिवाइड किया, 5 आया 5x, ये मतलब सीधा सा है भिन्न का जोड़ अब जो पढ़ते थे उसके आधार पे ये है। तो ये क्या हो गया? 5x - y - 50 = 0। और फिर क्या होगा? इसको आगे चल करके हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 5x - y - 5 = 0। अब ये इसके फॉर्म में आ गया है, ये x + by + c के फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ क्या होगा? ये यहाँ a = अब लिख सकते हैं, यहाँ एक लाइन लिख देंगे, ये उपरोक्त इक्वेशन ax + by + c के फॉर्म में है। उपरोक्त इक्वेशन, उपरोक्त समीकरण ax + by + c के रूप में है, जहां या यहाँ a = 5 है, b = -1 है, और c = -50 है। ठीक है, ये बात हम कर रहे हैं प्रश्नावली 4.1 का। एकदम छोटा छोटा वर्कशीट है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, छोटा छोटा प्रश्नावली है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बनाते चलेंगे तो एकदम इजी वे में होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अब दूसरा बात करें हम, एक आध क्वेश्चन और देख लिया जाए। x = 3y, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखा है। x = 3y, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x - 3y, अच्छा c के जगह पे कुछ नहीं तो 0 लिख दीजिए। अब ये यहाँ क्या लिखेंगे? उपरोक्त समीकरण ax + by + c के रूप में है। उपरोक्त समीकरण ax + by + c के रूप में है, जहां
या यहाँ यहाँ a इक्वल टू 8 है, b इक्वल टू -3 है और c इक्वल टू 0 है कि नहीं? कहीं नहीं, इसी में हो जाएगा। तो ये बात रहा प्रश्नावली 4.1 का, ये बात रहा प्रश्नावली 4.1 का। अब आगे चले प्रश्नावली 4.2 के बारे में का कुछ सॉल्व किया जाएगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसमें 3 और क्वेश्चन बच गए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन मैंने बताया, बाद बाकी 4-5 क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजी वे में। अब बात आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है भाई, कहता है प्रश्नावली, अभी तक हमने बात किया प्रश्नावली 1 के बारे में, 4.1 के बारे में। अब हम आते हैं प्रश्नावली 4.2 की ओर। प्रश्नावली 4.2 की ओर आते हैं। इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन है? प्रश्नावली 4.2 से कुछ क्वेश्चन लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? y इक्वल टू 3x + 5 ये दिया हुआ है। इसके लिए 3 विकल्प हैं, आप बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर में। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? विकल्प 1 कहता है एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल है मतलब इसका केवल एक ही हल है और वो यूनिक हल है, अद्वितीय, दूसरा और कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है केवल 2 हल है। तीसरा कहता है अपरिमित रूप से अनेक हल है। पहला कह रहा है अद्वितीय हल है, इसका जो हल होगा वो अद्वितीय हल है, मतलब एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, एकदम यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। दूसरा कह रहा है केवल 2 हल है, दूसरा ऑप्शन कहता है 2 हल निकलेंगे। तीसरा कहता है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अब हम देखते हैं क्या होगा। हल का मतलब x y का ऐसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करता हो, जिसको इसमें जिसका मान इसमें बैठाने के बाद ये इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करता हो, तो पुष्टि करता हो, सेटिस्फाई करता हो। हम एक इस तरह का एक डाटा बना लें। एक डाटा हमने इस तरह का बना लिया। यहाँ x, यहाँ y। अब x का वैल्यू डालते जाइए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में आपको y का वैल्यू मिलता जाएगा। x का वैल्यू अगर आपने 0 दिया तो y का वैल्यू 5 हुआ। अगर x का वैल्यू 1 दिया आपने तो y का वैल्यू 8 हुआ। अगर x का वैल्यू 2 दिया आपने तो 3 × 2 + 5, 6 + 5 11 हुआ। 0 जब दिया तो 3 × 0 + 5 यानी 5 हुआ। 1 दिया तो 3 × 1 + 5 8 हुआ। तो जब 2 दिया हमने तो क्या हुआ 11 हुआ। इस तरह से क्या हुआ कि x के डिफरेंट मान के लिए x का वैल्यू कुछ भी हम डालें y का एक निश्चित वैल्यू आएगा। तो इसके लिए x का लगातार जितना भी वैल्यू आप डाल लीजिए y का कुछ ना कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा, संगत मान उसका आएगा। x के हर एक मान के लिए y का एक संगत मान आएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि y ये जो है y = 3x + 5 इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कारण क्या है? x के हर एक मान के लिए कोई भी मान डालेंगे तो y का एक संगत मान आएगा। 0 डाले 1 2 3 4 इस तरह करके अगर हम लोग डालते जाते तो इसको आप आंसर के रूप में अगर कारण पूछा जाता, कारण तो पूछा नहीं है और क्यों पूछा है
तो इसको लिख सकते हैं x के हर एक मान के लिए, x के पहले तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। अब परिमित रूप से अनेकल से अनेकल और अगला कारण में क्या लिखेंगे, x के हर एक मान के लिए, x के हर एक मान के लिए y का एक संगत मान होगा, संगत मान होगा। क्या लिखा कि अपरिमित रूप से अनेकल, अपरिमित रूप से अनेकल। उसके बाद क्या है, इसका कारण क्या है भाई, तो x के हर एक मान के लिए y का एक संगत मान होगा। इसमें कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के लिए 4 हल लिखिए। अभी हम लोग प्रश्नावली 4.2 के लिए क्वेश्चन देख रहे हैं। हर एक तरह का क्वेश्चन देखेंगे और बुक से देखने से आप ज्यादा फैमिलियर रहेंगे, ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसका प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। हर एक का 4 हल लिखने कहा गया है। जैसे 2x + y = 7, इसका 4 हल बताने का गया है। और इसी एक क्वेश्चन है, इसका 3 नंबर, ये 1 नंबर है और 3 नंबर है, x = 4y। इसका 4 हल लिखने के लिए आपको बोला गया है। तो क्या किया जाए इसको, y = क्या हो जाएगा हमारा 2x 7 - 2x। अब इसी तरह से एक टेबल बना लिया जाए। 4 वैल्यू जितना वैल्यू हम चाहें इससे फाइंड कर सकते हैं। क्यों, यहाँ अपरिमित रूप से अनेकल आया है, दिखा रहा है कि एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेकल हो सकता है। तो यहाँ x, यहाँ y, x का वैल्यू जब 0 होगा, अगर हम यहाँ 0 डालें तो y का वैल्यू 7 होगा। जब x का वैल्यू 1 होगा, x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू 5 होगा। जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू 3 होगा। जब x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू 1 होगा। इस तरह से अनेक वैल्यू डाल सकते हैं। x का अब क्या होगा, x का वैल्यू बढ़ता जाएगा, x का वैल्यू बढ़ता जाएगा और y का वैल्यू घटता जाएगा। x का वैल्यू बढ़ता जाएगा, y का वैल्यू घटता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, x = 4y। x = 4y सेम वे आप कर सकते हैं। y = क्या हो गया, x/4। या y का वैल्यू आप डालते जा सकते हैं इसमें, ऐसे करके ये x हो गया, ये y हो गया। हम क्या करें, जैसे ये सब का हल निकालते समय आपको जैसे सुविधा होता है, जहां आपको पूर्णांक संख्या मिलने का ज्यादा चांसेस रहता है, कोशिश कीजिए वहीं से वैल्यू लिया जाए, ताकि आगे जो हम आलेख बनाएंगे उसमें आसानी से उसको निरूपित किया जा सकेगा। और फ्रैक्शनल वैल्यू जो होगा, ये
फ्रैक्शनल वैल्यू को मतलब भिन्न का जो वैल्यू आएगा, भिन्न के रूप का वैल्यू होगा, उसको आप दर्शा पाने में आपको थोड़ा सा कठिनाई होगा। तो हम ज़्यादा अच्छा होगा y का वैल्यू डालते चले जाएं। जब y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू 0 होगा, जब y का वैल्यू 1 होगा तो x का वैल्यू 4 होगा, जब y का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू 2 होगा, x का वैल्यू 8 होगा, जब y का वैल्यू 3 होगा तो 4 3 जा 12। इस तरह से बहुत सारा वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जाएं। जरा बताइए निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल है और कौन हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने बुक में भी इसको देखते चले, ज़्यादा अच्छा होगा, और उसके बाद सॉल्व करने का कोशिश करें, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा और आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम और आप एक साथ हैं, एकदम आमने सामने बैठ करके सॉल्व कर रहे हैं। जरा बताइए निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन हल नहीं है। तो सिंपल सा बात है भाई, सिंपल सा बात है, इसका कह रहा है x माइनस 2y इक्वल टू 4 एक इक्वेशन है, एक 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 0 2, दूसरा दिया हुआ है 2 0, तीसरा दिया हुआ है 4 0, चौथा दिया हुआ है √2 4√2 ये दिया हुआ है, और पांचवा दिया हुआ है 1। तो इसमें से कौन हल है, इसका कौन हल नहीं है, ये पता करना है। सिंपल सा बात है, जो हल होगा इसको पुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, जो हल नहीं होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो इसका हल होगा तो LHS और RHS बराबर हो जाएगा, दायां और बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, जो इसका हल नहीं होगा वह नहीं होगा बराबर। तो हम एक एक करके 0 और 2 का वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो क्या होगा 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ये सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है, नहीं है, माइनस 4 इक्वल टू 4 नहीं हो सकता। 2 और 0 पुट करें, 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, ये भी सत्य नहीं है क्योंकि ये 0 हो गया, 2 इक्वल टू 4 सत्य नहीं है। तो फिर इसको 4 0 को पुट करें, 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, LHS में क्या हो गया 4 हो गया, RHS में भी 4 हो गया, मतलब ये सत्य है, सही है, ये सत्य है। ये वैल्यू आप पुट करके देखें क्या होगा, x के जगह पे √2 पुट करें और y के जगह पे -2, y के जगह पे 4√2 पुट करें, तो इक्वल टू क्या रहा है 4 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, √2 माइनस 8√2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -7√2, तो -7√2 क्या 4 के इक्वल होगा, नहीं होगा। √2 और इधर क्या होगा -8√2, तो √2 में -8√2 अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो -7√2 आएगा, और -7√2 जो है 4 का इक्वल नहीं, ये भी सत्य नहीं होगा, सत्य नहीं है, नहीं है। अब इसका 1 1 पुट करके देखें क्या आता है, 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4, क्या ये सत्य है, सत्य नहीं है। एक में -2 घटाएंगे तो -1 होगा, -1 इक्वल टू 4 हो सकता है, नहीं, तो सत्य नहीं है। तो इसका मतलब इसका कौन सा हल है, केवल ये है 4 0, लिखेंगे 3 4 0, उपरोक्त
समीकरण का एक हल है, उपरोक्त समीकरण का एक हल है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इजी है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग पहले भी बहुपद में बनाया है, बस यहाँ चैप्टर अलग है, चेंजिंग थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 है। k का मान ज्ञात करना है जब x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 1 जो है, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू k का एक हल है, k का एक हल है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, प्रश्नावली 4.2 का कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 जो है, इसका एक हल। एकदम इजी समझ में आ रहा होगा। क्या किया जाए, इसका वैल्यू से पुट कर दिया जाए, 2 into 2 3 into 1 इक्वल टू k, तो हो गया 4 plus 3 इक्वल टू k इक्वल टू हो गया 7। ये 4.2 भी कंप्लीट हो गया। और इसके बाद क्या करेंगे हम, और भी ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके पहले कुछ देख लिया जाए। अब आगे क्या पढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये बिल्कुल सिंपल था, 4.1 एकदम सिंपल था, 4.2 भी सिंपल ही था। इसके बाद हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख के बारे में। समीकरण का आलेख जैसा कि हम लोग जानते हैं, आलेख जो होगा वो लाइन होगा। ये जब ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को जब हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, बना करके देखेंगे तो एक लाइन आता है। आप एक दो क्वेश्चन बनाने के बाद आपको इसका आभास हो जाएगा। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी रेखा को ड्रॉ करने के लिए कितने मिनिमम, कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता हो सकती है? किसी लाइन या फिर किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख जब हम ड्रॉ करें तो वो एक लाइन के रूप में ही आएगा। ये बात मैंने एक रेखा के रूप में आएगा, ये बात आप समझ लीजिए। तो आपको ये बतलाना है कि किसी भी रेखा को खींचने के लिए, उसका आलेख खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी? 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। अगर कोई 2 बिंदु आपको पता है उस रेखा का, तो आप आसानी से उस रेखा को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब इसका आलेख आपको ड्रॉ करना होगा तो वो 2 बिंदु कहां से आएगा? 2 बिंदु क्या होगा? उसका हल होगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने बहुत सारा हल निकाला था, ये सब हल निकाला था, वो कोई भी 2 हल ले लेंगे, उसकी सहायता से आप उसका आलेख ड्रॉ कर सकेंगे। जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन लें और इसका एक आलेख ड्रॉ करने की कोशिश करें। एक आलेख ड्रॉ करने का कोशिश करें, x + 2y = 6, इसका आलेख ड्रॉ करें। आलेख जब ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम कहां ड्रॉ करेंगे? इसका पहले हल निकालेंगे। हल क्या होगा भाई? तो 2y = हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 - x, 6 - x। तो y = क्या हो जाएगा? 6 - x/2। अब मिनिमम 2 पॉइंट लिया जाए, तीन भी लेते हैं तो अच्छा है, लेकिन 2 सफिशिएंट होता है। सबसे पहला बात आपको ये ध्यान रखना है कि x y का जो वैल्यू आ रहा है, अगर आप उन दोनों का वैल्यू पूर्णांक में ला सके, पूरा नंबर, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए, पूर्णांक में ला सके तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि उसको अब जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो वो इजी वे से ड्रॉ हो जाएगा, उस पॉइंट को आपको खोजने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब अगर आपका फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा
जैसे मान लिया जब 1/2 आ रहा है, 3/4 आ रहा है, 7/4 आ रहा है, तो इन सब पॉइंट को आपको दर्शा पाने में बहुत सारी कठिनाइयां हो सकती है, क्योंकि ग्राफ पेपर में फिर एकदम छोटा से छोटा पार्ट को दर्शा पाना बहुत मुश्किल होगा। तो हम लोग ऑलवेज ये कोशिश करें कि पूर्णांक वैल्यू आए, और उसके लिए आप थोड़ा सा सोच करके कर लेंगे। अगर x का वैल्यू 0 हमने डाल दिया, x का वैल्यू 0 डाल दिया, तो y का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। y का वैल्यू 3 आ गया। और अगर x का वैल्यू हमने 6 डाल दिया, x का वैल्यू एक और डाल सकते हैं, 2 डाल दिया, x का वैल्यू हमने 2 डाल दिया, x का वैल्यू 2 डाल दिया, तो ये 4 हो गया, 6 - 2 4 हो गया, 4/2 2 2 हो गया। x का वैल्यू 6 डाल दिया, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग इजी वे में ग्राफ पे दिखा सकेंगे। ग्राफ पेपर पे बनाने के बाद आप इसका ज्यादा बढ़िया से सॉल्यूशन पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को हम आगे फिर अगली क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और बिल्कुल इजी चीज है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो आज इतना ही, इसके बाद मिलते हैं दूसरे क्लास में।